ससुर हर रोज मुझे बड़ी तरसती निगाहों से देखता। एक दिन मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने साड़ी उतार कर, मेरी शादी कभी 7 दिन ही हुए थे, मेरा ससुर मुझे बड़ी तरसती निगाहों से देखता। जब भी मेरा शोहर काम पर जाता वो बहाने बहाने से मेरे कमरे में आता। एक दिन मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने उसके कमरे में जाकर साड़ी खोल दी और फिर मेरी शादी को भी बामुश्किल 7 दिन ही गुजरे थे कि मेरे ससुर ने बुलंद आवाज में मुझे पुकारा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शोहर असद ने शादी की पहली रात ही मुझे खास ताकीद की थी कि इनके वालिद को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कभी भी किसी बात से इनकार ना करना, क्योंकि वो गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाते। और मैंने भी उसी दिन से यही देख रखा था कि जैसे ही मेरे ससुर की आवाज आती असद का रंग उड़ जाता, उनकी हवाइयां उड़ जाती और वो फौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शोहर की हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का खासा रौब बैठ गया था। वो वाकई हर वक्त ही गुस्से में नजर आते थे। अभी हमारी शादी को 7 ही दिन हुए थे और 8वां दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह ही असद ने मुझसे खुशी खुशी कहा कि आज हम बाहर घूमने चलते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि उसी लम्हे मेरे ससुर ने असद को बुलंद आवाज दी और वो फौरन कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ससुर मेरे शोहर असद पर बरस रहे थे कि 7 दिन शादी के हंगामों में गुजार कर तुम्हें यह एहसास भी नहीं रहा कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, और मजीद तुम आज भी छुट्टी करके कमरे में बंद हो। अभी फौरन फैक्ट्री पहुंचे और तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो कोहताई ना करें। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हर वक्त कमरे में कैद होकर बीवी के साथ बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो कि वो भी अब किचन की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि यहाँ कोई और औरत नहीं रहती जो इसके नाज नखरे उठाएगी। ये बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को 7 दिन ही हुए थे और इन 7 दिनों में भी ससुर को नाश्ता मैं ही बना कर देती थी, और इस नाश्ते में भी मेरे ससुर कई बार बिला वजह के नुक्स निकाल चुके थे। मगर असद ने पहले ही मुझे बड़ी मोहब्बत से समझा रखा था कि प्लीज तुम अब्बा की बातों का बुरा ना मानना। मैं तो पहले ही इस सोच में गुम थी कि आखिर ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है। मगर आज का शोर शराबा सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। जब असद वापस कमरे में आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कहने लगे, मुझे माफ करना, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले बाहर घूमना, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई एतराज नहीं किया और असद फौरन फैक्ट्री चले गए। मैं बेदिली से किचन में आई और बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया था और घर के सारे काम खुद किए थे, क्योंकि मेरे सिस्टर ने मुलाजमों को जवाब दे दिया था। कहते थे जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। खैर फिर मैंने पूरे घर की सफाई भी मुकम्मल कर ली और फिर थकी हारी जैसे ही अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो मेरे सिस्टर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने फौरन सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन चूंकि वो रेशमी था इसलिए बार बार संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और अपने होंठों पर जबान फेरते हुए अजीब अंदाज में कहा, मुझे दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे फौरन अपने ढीले दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से हट चुका था। मैंने फौरन दुपट्टा संभाला और कमरे से बाहर आ गई। मुझे उनकी नजरों और अंदाज से अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटी को इस नजर से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मजबूरन मैं घबराहट के आले में फ्रिज खोलकर दूध का गिलास निकाला और अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेट कर दोबारा उनके कमरे में चली गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पलटने लगी तो उन्होंने कहा कि कभी मेरे पास बैठकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मैं सारा दिन तन्हा बैठा रहता हूँ। इनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए उनके रोकने पर मुझे बेड के किनारे पर बैठना पड़ा। फिर वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे और फिर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन पीछे हटा लिया और बोले, ये तो बिल्कुल ठंडा है, मैं तो सिर्फ गर्म दूध पीता हूँ। ये कहते हुए उनकी नजरें एक बार फिर मेरे चेहरे से मेरे वजूद पर गहराई से दौड़ने लगी, जिससे मेरे हाथों में नमी और चेहरे पर पसीना नमूदार होने लगा। उन्होंने कहा कि
अभी जाओ और इस दूध को गर्म करके लाओ। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और घबरा कर बाहर आ गई। हालांकि 2 दिन से वो असद से इंतहाई सख्त लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन आज उनका अंदाज बिल्कुल नरम था, जैसे वो कोई और ही शख्सियत हो। मैंने दूध को पतीली में डालकर गर्म किया और दोबारा गिलास में भरकर ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने बढ़ाया, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मेरे जिस्म एक करंट सा लगा। मैंने फौरन हाथ पीछे खींचे और तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, अरे कहाँ जा रही हो, बैठो ना मेरे पास, बातें किया कर। इस तहनाई ने तो अब मुझे और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने गहरी आह भरी और फिर कहने लगे कि तुमने शादी के अगले रोज जो ब्लैक रंग का फैंसी जोड़ा पहना था वो तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज शाम को वही पहन लेना। उनकी ये फरमाइश सुनकर मुझे शदीद नागवारी महसूस हुई, क्योंकि ये बात तो मेरे शोहर असद को कहनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोजाना ही ये मामूल बना लिया था कि जैसे ही असद फैक्ट्री चला जाता तो फौरन मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लेते और मेरे वहां पहुंचते ही वो मुझे अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते और फिर कहते कि मुझे दूध पीना है, जरा दूध ला दो। जब मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो वो मेरा हाथ थाम लेते और कहते, बहू थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो और 2-4 बातें कर लिया करो। लेकिन मैं उन्हें टालने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना पकाने का काम है या बर्तन धोने हैं। दरअसल मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल अंदर से बेचैन सा हो गया था। सोचने लगी थी कि मुझे इस हवाले से असद से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे करती, क्योंकि वो तो अपने बाप के सामने कांपने लग जाता है। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालता था, सिर्फ सर झुकाकर जी अब्बा जी कहता रहता था। उस दिन मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। अचानक मेरे ससुर वहां आ गए और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की, मैं बामुश्किल अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बेड पर बैठ के मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने तहिया कर लिया था कि आज रात को असद के आने पर हर हाल में उसे सब कुछ बताऊंगी। पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरे ससुर बार बार दरवाजा खटखटाते रहे कि भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने दरवाजा ना खोला और ना ही कोई जवाब दिया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यही सब कुछ करती जो मैंने किया। रात को मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। बाहर असद खड़ा था। वो गुस्से में कहने लगा, निम्रा दरवाजा खोलो, ये क्या हरकत है, तुम सुबह से दरवाजा बंद किए बैठी हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दोनों बाप बेटा गुस्से से मुझे घूरे थे। असद गुस्से से बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है, तुमने उससे रोटी तक नहीं दी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने धीमे लहजे में कहा कि मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप किसी और का बंदोबस्त का सोच लें। मैं ये बात सुनकर असद आग बगूला हो गया। पीछे से मेरे ससुर बोल उठे, देख रहे हो बेटा, अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और ये लड़की अपना असल रंग दिखाने भी लग गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसी लड़कियां शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर की अलैदगी के ख्वाब देखने लगती है। असद ने गुस्से से कहा, आज तुमने ये बात कही है, आइंदा अगर मुंह से निकाली तो हाथ में तलाकनामा थमा कर तुम्हें उसी वक्त रुखसत कर दूंगा। ये सुनकर तो मेरा रंग फक हो गया। मुझे अपनी माँ की बात याद आने लगी, जिन्होंने रुखसती के वक्त मुझे कहा था, बेटी कभी भी ससुराल वालों से लड़कर वापस ना आना, अपने शोहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर संभालने की हर मुमकिन कोशिश करना। अपनी माँ की नसीहत को मद्देनजर रखते हुए मैं भी हर हाल में अपना घर बसाना चाहती थी, मगर मेरे ससुर मुझसे जो कुछ चाहिए था वो भी मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरे ससुर की बेबाकी और गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उस वक्त असद जिस तरह गुस्से से आग बगूला थे, अगर मैं उन्हें सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही छोटा समझते। मैंने खामोशी इख्तियार की और जाकर बेड पर
मैंने खामोशी इख्तियार की और जाकर बेड पर बैठ गई। ससुर गुस्से में असद से कहने लगे, इसे आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग ठीक कर दो, वरना मैं खुद इसकी माँ से जाकर बात करूंगा और इसके बाप से कहूंगा कि अपनी बेटी को संभाले। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने खड़ी नजर अपने ससुर पर डाली। असद मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, आखिर तुम्हें मसला क्या है? कौन सा बोझ तुम्हारे सर पर है जो तुमसे संभाला नहीं जा रहा? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना बहन, ना भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, काश मेरी सास, नंदे और देवर होते तो आज मैं इस मिसाल से ना गुजर रही होती। असद ने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि मेरे बाप ने ऐसा क्या मसला खड़ा कर दिया है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो उन्हें चाहिए, वो भी अगर तुझे बोझ लगती है तो मुझे साफ बता। मैं घर में सुकून चाहता हूँ। फैक्ट्री से थका रहा आता हूँ और यहाँ आकर भी बेसुकूनी और फसादात नहीं देख सकता। मैंने शादी सुकून के लिए की है, ना कि रोज रोज झगड़े सुनने के लिए। मैंने कहा, असद तुम ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरे मुंह से ये सुना था कि असद का हाथ मेरे चेहरे पर आ चुका था। वो गुस्से से मुझ पर चीखे कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है शादी की, 2 रोटियों का बोझ भी तुमसे उठाया नहीं जा रहा और ऐसी बातें कर रही हो। मैंने कहा, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बोले कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, बेतुकी बात है ये। मेरे बाप की उम्र 80 साल है, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ है, और तुम चाहती हो कि वे इस उम्र में शादी करे और किसी औरत की जिम्मेदारी उठाए। अब मैं कैसे बताती कि उनका बाप मुझ पर नजरें जमाए बैठा है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप उनकी शादी करवा दें। मैं उनके साथ साथ उनकी बीवी यानी अपनी सास को भी संभालूंगी। मेरी ये बात सुनकर वह तंसिया मुस्कुराए और कहने लगे, मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे संभाली नहीं जाती और तुम मेरी सुतेली माँ को भी संभालोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ अब्बा के नाम है। अगर वो दोबारा शादी कर ले और उनकी बीवी इस घर में आ गई तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी और हमें यहाँ से निकाल देगी। तुम खुद ही अब्बा के गुस्से से वाकिफ हो। जब उन्हें गुस्सा आता है तो किसी का लिहाज नहीं करते, इसलिए दोबारा उनकी शादी की बात मत करना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर मैं क्या करूं। ससुर की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी, लेकिन मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठूंगी। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं अपने घर को बचाने के लिए। हमें कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। अगर मैं तलाक ले लेती तो ना सिर्फ मेरी जिंदगी खराब हो जाती, बल्कि मेरी छोटी बहनों के रिश्ते पर भी असर पड़ता। मैं टिप टिप बहते आंसू दुपट्टे से साफ कर रही थी कि अचानक असद की आवाज आई, निम्रा जल्दी से बाहर आओ, अब्बा को आमलेट और पराठे बना कर दो, इन्हें बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन असद ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। असद का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से होता था। मैंने उसके बाद अपने लब बंद कर लिए। असद जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज से देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो हंसने लगा और बोला, तुम क्या समझती थी? तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदलो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मेरे असद के पर अच्छी तरह से काट रखे हैं, वो चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। मैंने इसलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं की, कहीं कहीं वो मेरे बेटे को उड़ा कर ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से अपने घर बिठा सके या अलहदा से कोई घर दिलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को आग लगा लूं। ऐसी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीजें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती, ना कि उनके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी।
एक दिन तो हद ही होगी, मेरे ससुर ने तो असद का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे, मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया है, बहुत मजे का बना है। असद ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 10,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि असद मुझे घूरने लगा। कहने लगा अब्बा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। पैसे ना चाहते हुए भी मैंने 10,000 के नोट पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर भी बोसा दिया। मैं तो यूं थी जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई। कहने लगे मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं असद को देख रही थी जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात ना थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि अब्बा का कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं, उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनको क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं। अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ और बेटे का भी। मेरी इस बात पर असद भड़क उठे। कहने लगे इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया है जो उन्होंने तुम्हें जरा सा हाथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बचाए इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर इतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर गुस्सा होकर बोल रहा था। कहने लगा शुक्र कर अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना मजीद मुसीबत बढ़ जाती। वो कहने लगा मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, निम्रा अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा असद मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, ऐसा करो मुझे जहर ला कर दे दो या अपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी, फिर बाहर शोर की आवाज से आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरे एक देवर भी है जो लंदन में तालीम हासिल करने के लिए गया था, और अब वो वापस आ चुका है अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाजत ना दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों का था कि असद का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो। वहीं पर रहते हमेशा के लिए। वो अपने अब्बा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर असद ने भी कहा कि अब्बा गुस्सा जाने दे, जो होना था वो हो चुका है, अली को गले लगा लें। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। अली भी असद के साथ फैक्ट्री में जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर मेरी देवरानी की जानिब हो गई थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगा मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी, वो भी खुशी खुशी तैयार होगी। कहने लगी ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। अली भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरी देवरानी जो ससुर के कमरे से निकली तो बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। मैं उसकी हालत देखकर समझ गई थी कि वो किस कर्ब से गुजरी है। वो चुपचाप किचन में आकर बर्तन धोने लगी। मैंने नरमी से पूछा क्या हुआ, तो वो बोली अब्बा की आदतें बहुत अजीब लगती हैं, उनकी नजरें और अंदाज ऐसे होते हैं कि मेरे कानों की लू तक शर्म से सुर्ख हो जाती है। वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गले लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। मैं अली से बात करूंगी, क्योंकि शादी से पहले वो कहते थे कि उनके अब्बा तो बहुत नेक और शरीफ हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ खुद महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात को नहीं झुटलाते। मैं भी यही सब कुछ झेल चुकी हूँ, लेकिन असद ने मेरी कभी नहीं सुनी। सोनिया ने कहा कि मैं अली से साफ कहूँगी, अगर अब्बा का यही रवैया रहा तो वो मुझे अलग लेकर
الگ گھر لے کر دے، لیکن اس کے بعد وہی فساد اٹھ کھڑا ہوا جو میرے اور اسد کے درمیان کئی بار ہو چکا تھا۔ علی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اتنے سال تمہارے ساتھ بیرون ملک گزارے ہیں، اب چند دن میرے باپ کے ساتھ گزارنے کو کہا ہے تو تم نے نیا ڈرامہ کھڑا کر دیا۔ وہی بحث ہوئی، وہی تانے۔ سونیا نے رو رو کر طلاق مانگنا شروع کر دی۔ اسد جب کمرے میں آیا خاموش اور پریشان تھا۔ میں نے کہا اب بھی یہی کہو گے کہ میں غلط تھی؟ اب سونیا کو بھی وہی شکایت ہے، کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ابا کی نیت اور رویہ واقعی ٹھیک نہیں؟ میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، انہیں بیوی کی ضرورت ہے، چاہے ان کی عمر 80 سال ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں تو اپنی والدہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے تھی تاکہ وہ ہمیں حقیقی بیٹیاں سمجھتے۔ میری بات شاید اس بار اسد کے دل کو لگی۔ اس نے پہلی بار ابا سے دوسری شادی کی بات کی تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے کہ اس عمر میں شادی کروں گا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن اسد نے نرمی سے کہا کہ ایک بیوہ خاتون ہے، اگر آپ اسے سہارا دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ عورت بھی 55 سال کی اور بھائیوں کے سہارے بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ شروع میں ابا نے نخرے کیے لیکن چند دن بعد خود ہی مان گئے اور بولے کہ ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ چند ہی دنوں میں نکاح ہو گیا اور اس کے بعد گھر کا ماحول کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اسد اب خود مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے جو کہا وہ درست تھا، ابا کو واقعی ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میری نئی ساس میرے سسر کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی توجہ اور دیکھ بھال کی وجہ سے میرے سسر کی نظریں بھی ہم پر ویسے نہیں اٹھتی تھی جیسے پہلے بے باکی سے اٹھتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام مسئلہ ہے، جب باپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اولاد ان کی شادی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اور پھر ایسے میں جو نئی بہو گھر آتی ہے تو اس بیچاری کو ان کی تکلیف دہ حالات سے گزرنا پڑتا ہے جیسے مجھے اور سونیا کو گزرنا پڑا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔